आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शो जिंदगी जिंदाबाद पर। दोस्तों, अनलॉक 1.0 के दौरान मैं बाजार में काफी लोगों से बात करने की कोशिश करी। उद्देश्य बड़ा सिंपल था कि मैं बाजार के हाल को पहचान सकूं। विद्यार्थी जहां खुश थे, वहीं व्यापारी थोड़े ज्यादा चिंतित थे और घर वाले कुछ ज्यादा ही व्यस्त। व्यापारियों की चिंता थी कि आने वाले समय में किस तरीके से इससे बाहर निकलेंगे, लेकिन साथ ही वे इसे अपने बिजनेस का पॉज भी मान रहे थे। पॉज से मेरा अर्थ है कि जहां उन्होंने अपने व्यापार को बंद करा था, उन्हें वहीं से व्यापार को वापस से आगे बढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सारे व्यापारी उसी जगह पर रुके हुए थे, तो वो इसे पॉज मान रहे थे। उन्हें इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। ज्यादातर ने किसी ना किसी वेबिनार में भाग लिया, किसी ने अकाउंटिंग को ठीक करने की कोशिश करी, कुछ लोगों ने रिसर्च करी, कुछ ने इसको मौके के रूप में समझ के इसका फायदा उठाने की कोशिश करी। ऐसे हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दोस्तों, नौकरी पेशा जो व्यक्ति थे, उनका अनुभव बड़ा मिश्रित सा नजर आया। कुछ लोग घर पर वर्क फ्रॉम होम से एकदम कंफर्टेबल थे, कुछ को वर्क फ्रॉम होम में दिक्कत आ रही थी, और कुछ लोग ऑफिस जाने के दौरान बड़े चिंतित थे क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे थे। लेकिन जो व्यक्ति ज्यादातर प्राइवेट जॉब वालों ने बताई, वो थोड़ा सा चिंता वाली थी। सैलरी कम होना एक एक्सपेक्टेड था, उससे कोई इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन कुछ कार्यों के लिए अनैतिक दबाव बनाना, वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो किसी ऐप का डाउनलोड कराना हो या सुबह 7 बजे से कॉलिंग शुरू कराना हो और घर के लिए कोई फ्रीडम के लिए कोई टाइम ना हो, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है तो वो रात को 9 बजे भी निश्चिंत होकर कॉल कर रहे थे। इतना ज्यादा वर्क प्रेशर था कि कई बार तो मुझे ये लगता था क्या ये उचित है। सेल्स में हो सकता है कुछ हद तक इसे जायज माना जा सकता हो, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, जिन लोगों ने टारगेट पूरा करा, जिन लोगों ने कंपनी की एक्सपेक्टेशन से काम करा, उन्हें भी 40 से 50% तक सैलरी में कट करके दिया गया। खैर, ये पॉलिसी थी, इसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक चीज थी जिसे थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। क्या आप इस तरह की अनैतिक प्रैक्टिस के साथ कुछ बड़े ब्रांड के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएंगे? ये एक प्रश्न चिन्ह था, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉइज के मन पे क्या भाव छोड़ रहे हैं, ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। लेकिन विशाल गुप्ता की एक किताब जिसका मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा, फर्स्ट अमंग इक्वल्स, ट्रीट लीडरशिप फॉर लिव इन अ नॉलेज बेस्ड वर्ल्ड, ये एक वंडरफुल किताब है दोस्तों। मैं चाहूंगा कि आप इस किताब को पढ़ें। इसमें लिखा था JRD टाटा के बारे में कि वे किस प्रकार अपने एम्प्लॉइज के साथ काम करते थे। तो वर्ष 1974 की बात है। सुधा मूर्ति जी, जी हाँ आप सही पहचाने, नारायण मूर्ति जी की वाइफ सुधा मूर्ति जी उस समय पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से अपनी पढ़ाई कर रही थी, अपने ग्रेजुएशन को पूरा कर रही थी। अपनी क्लास पूरे करके वो हॉस्टल जाने के लिए निकली थी, लेकिन अचानक उनकी नजर एक नोटिस बोर्ड पे पड़ी। नोटिस बोर्ड देख के वो थोड़ा सा ठिठकी और वो नोटिस बोर्ड को जाके पढ़ने लगी। नोटिस बोर्ड पे एक नौकरी का विज्ञापन था, लेकिन उसमें सबसे नीचे एक लाइन लिखी हुई थी। जिस लाइन ने उन्हें थोड़ा सा परेशान करा था, वो लाइन थी कि कृपया महिलाएं इस नौकरी के लिए अप्लाई ना करें। वो थोड़ा परेशान हुई, हॉस्टल पहुंची, लेकिन यही वाक्य उनके मन में घूम रहा था और उन्होंने निर्णय लिया कि वे इसके लिए टाटा को एक लेटर लिखेंगी। सुधा जी ने निर्णय लेकर लेटर लिखना शुरू करा। उन्होंने लिखा, महान टाटा अपनी सर्वोच्चता के लिए हमेशा जाने जाते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने भारत में बुनियादी सुविधाओं और जरूरतों के लिए उद्योग स्थापित किए, चाहे वो स्टील का क्षेत्र हो, लोहे का क्षेत्र हो, रसायन हो, कपड़ा हो, लोकोमोटिव हो, हर क्षेत्र में उद्योग स्थापित करके भारत को आगे बढ़ने का मौका दिया। यहां तक उच्चतम शिक्षा के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना करने जैसा गौरवान्वित कार्य किया। और उन्होंने आगे लिखा, मैं भाग्यशाली हूं कि मैं इसी गौरवशाली संस्थान की छात्रा हूं, यहीं से अपनी पढ़ाई, अपने एजुकेशन को पूरा कर रही हूं, अपने करियर को आगे बनाने की बात कर रही हूं। लेकिन इसी के साथ मुझे आश्चर्य होता है कि टेल्को जैसी कंपनी लिंग के आधार पर भेदभाव कैसे कर सकती है। 10 दिन से भी कम समय के दौरान उन्हें एक टेलीग्राम मिला। टेलीग्राम में उन्हें लिखा था कि आप पुणे टेल्को में आके अपना इंटरव्यू दीजिए और आने जाने का किराया, आने जाने का सभी खर्च कंपनी वहन करेगी।
हजारों पत्रों के बीच में दोस्तों एक अनजान लड़की का पत्र जेआरडी टाटा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण था जितना बिजनेस का कोई और कन्वर्सेशन। शायद उनके पास हजारों पत्र आते होंगे उस दौरान, क्योंकि पत्र और टेलीफोन, नॉर्मल टेलीफोन, दो ही संसाधन थे कम्युनिकेशन करने के लिए। लेकिन उन पत्रों के बीच में भी एक लड़की का लिखा हुआ पत्र उनके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो कंपनी की अपनी पॉलिसीज, अपनी इमेज को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे थे। उनकी निष्पक्षता देखिए। उनके लिए एक अनजान लड़की भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कोई कॉर्पोरेट। उन्होंने श्रीमती मूर्ति को ना सिर्फ नौकरी दी, बल्कि उनके जीवन को एक नया मोड़ दे दिया। जी हाँ, जेआरडी टाटा की याद में श्रीमती मूर्ति लिखती हैं कि वह उन्हें एक रोल मॉडल के रूप में देखती थी, क्योंकि उनकी सादगी, उनकी उदारता, उनकी दयालुता और हर कार्यकर्ता के प्रति देखभाल का जज्बा अनूठा था। देखभाल का जज्बा ऐसा था कि वो हर कर्मचारी को एक नाम से पहचानते थे, उनकी हर छोटी से छोटी जरूरत का याद रखते थे। जब नारायण मूर्ति जी ने इन्फोसिस की शुरुआत करने का निर्णय लिया, तब श्रीमती मूर्ति ने वहां से रिजाइन करने का निश्चय करा और अपने पति की उसमें मदद करने का निर्णय लिया। वे अपना त्यागपत्र देने के बाद जेआरडी टाटा साहब से मिलने गई। जब वो मिलने गई तो टाटा ने उन्हें सुझाव दिया, याद रखिएगा कोई भी पैसे का मालिक नहीं होता, याद रखिएगा कोई भी पैसे का मालिक नहीं होता है, तुम सिर्फ पैसे के संरक्षक हो। जी हाँ, तुम सिर्फ पैसे के संरक्षक हो, वह हमेशा बदलते हुए हाथों में होना चाहिए। मतलब पैसे के आप मालिक नहीं है, आप सिर्फ संरक्षक हैं और आपका कार्य है कि उस पैसे को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएं। तुम सिर्फ पैसे, उसके हाथ, मतलब वो अलग अलग लोगों के पास जाना चाहिए। और जब तुम सफल हो जाओ तो इस पैसे को समाज को लौटा देना, तुम्हें इससे बहुत ख्याति मिलेगी। शायद यही कारण है दोस्तों, श्रीमती सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन को आजकल देखती हैं और जो भी उन्होंने अर्न करा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज की मदद के लिए उपयोग में लाती हैं। दोस्तों, अगर आप बड़ा व्यापार खड़ा करना चाहते हैं, अगर आप एक बड़ा ब्रांड खड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज आप याद रखिएगा, ये नैतिक मूल्यों पर आधारित होगा। जी हाँ, आपको नैतिक मूल्यों पर आधारित रणनीति बनानी होगी और ना सिर्फ प्रॉफिट पर। याद रखिएगा, आपको अपने एम्प्लॉय को भी उतना ही भरोसा दिलाना होगा जितना आपके लिए प्रॉफिट जरूरी था। नहीं तो लोग आपके ब्रांड पर, मैं तो बल्कि ये कहूंगा, आप पर कैसे भरोसा रखेंगे। इसी विचार के साथ अभी विदा लेता हूं दोस्तों, फिर मिलेंगे आप 90.8 FM रेडियो दस्तक पर। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार।